सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेस्ली की नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था। उसने कंपनी के हितों की रक्षा तथा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए सहायक संधि व्यवस्था को भारतीय राज्यों पर बलात् आरोपित किया। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी जो निम्नलिखित थी। पहला, अंग्रेजी कंपनी की प्रभुत्व संपन्न शक्ति को स्वीकार करना। दूसरा, अपने राज्यों में अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखना। तीसरा, अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन कर देना। न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेना। चौथा, किसी यूरोपीय को नौकरी न देना। पांचवा, अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखना। छठवां, इसके बदले में सब आंतरिक तथा बाह्य खतरों के विरुद्ध कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना। इस प्रकार सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी कंपनी लेती थी। इसे स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, जोधपुर, जैतपुर, भरतपुर, बूंदी आदि। भू राजस्व व्यवस्थाएं अस्थायी बंदोबस्त। राजस्व एकत्र की प्रणाली में सुधार के लिए सर जॉन सीर के द्वारा यह योजना शुरू की गई, जिसमें ज़मींदारों के माध्यम से बंगाल में राजस्व वसूली का प्रावधान था। आरंभ में कॉर्नवालिस ने इसे 10 वर्षों के लिए लागू किया। 1793 में यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी तौर पर लागू कर दी गई। यह स्थायी बंदोबस्त का इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। स्थायी बंदोबस्त की में ज़मींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। उसके स्वामित्व अधिकार को वंशागत बिक्री योग्य हस्तांतरित बना दिया गया। जमींदारों को कृषकों से राज्य द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली करना होता था। प्राप्त राजस्व का 1/11वां भाग उन्हें स्वयं रखकर 10/11 भाग कंपनी में जमा करना होता था। जमींदार निश्चित तिथि तक सरकारी भाग जमा नहीं कर पाते थे तो उन्हें भूमि से वंचित कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कंपनी की आय निश्चित तो हुई, लेकिन भविष्य में आय की वृद्धि की संभावना समाप्त हो गई। भू राजस्व की अधिक दर एवं जमींदारों द्वारा अतिरिक्त वसूली के कारण काश्तकारों की दशा और खराब हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो व रीड ने 1820 मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंट में लागू किया। रैयत का अर्थ है प्रजा या कृषक। या व्यवस्था रैयत के आधार मानकर की गई। यह सरकार और कृषकों के मध्य सीधे संबंध स्थापित करने का प्रयास था। इस व्यवस्था में कृषक को राजस्व वसूलने की प्रक्रिया के मध्यस्थ की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। सीधे सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजस्व की वसूली की व्यवस्था की गई। इसमें किसानों का भूमि पर स्वामित्व स्वीकार किया गया, लेकिन इनमें कृषक स्वामित्व की किसी प्रथा को जन्म नहीं दिया गया। राजस्व न दे पाने की स्थिति में कृषक की भूमि जब्त कर ली जाती थी। इस व्यवस्था में भी कर की दर अधिक थी एवं राजस्व की कठोरतापूर्वक नगद वसूली के कारण कृषक महाजनों के चंगुल से फंसने लगे। उनमें असंतोष फैलने लगा। फलस्वरूप 1857 में दक्कन के महाजन विरोध दंगे हुए और सरकार को 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम लागू करना पड़ा। महाल वाड़ी व्यवस्था, इसे मार्टिन बर्ड ने तैयार किया। महाल वाड़ी व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में लागू किया गया। महाल का अर्थ है ग्राम। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव को एक इकाई मानकर भू राजस्व संबंधी समझौता किया जाता था। इस व्यवस्था में लगान की अदायगी के लिए सारा गांव उत्तरदायित्व होता था। गांव की ओर से सरकार को दी जाने वाले संपूर्ण लगान के समझौते पर गांव का
नंबरदार हस्ताक्षर करता था, पर नंबरदार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों का विनाश कर दिया। हस्तशिल्प के पोषक रजवाड़े ध्वस्त हो चुके थे, जिसमें दस्तकार व शिल्पकार पूरी तरह बर्बाद हो गए। हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए निम्न कारण थे। पारंपरिक तकनीकों से बनी भारतीय वस्तु भाप की शक्ति द्वारा चले वाली मशीनों बड़े पैमाने पर बनाई गई अंग्रेज वस्तुओं की होड़ में नहीं टिक सकी। भारत में बढ़िया कच्चा माल इंग्लैंड के कारखानों को भेज दिया जाता। अंग्रेज ने रेलों का विकास करके अपने माल को भारत से दूर दूर के गांवों तक पहुंचाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार दस्तकारों को वस्तु कम की बेचने को विवश करते थे। भारतीय दस्तकारों को कंपनी के लिए कम मूल्य पर मजदूरी करने को विवश किया जाता था। कच्चा माल न मिलने से कड़ा उद्योग, चमड़ा साफ करने और रंगने आदि के उद्योग भी नष्ट हो गए। ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय बुनकरों की दयनीय स्थिति का चित्रण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के विवरण ने इस प्रकार इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वर्जित इतिहास में शायद ही रही है। परंपरा भारतीय गांवों का विघटन। भारत में परंपरागत गांव आत्मनिर्भर थे। ब्रिटिश नीतियों के कारण ग्रामीण अर्थतंत्र के दो आधार स्तंभ कृषि और ग्राम उद्योग में संतुलन के नष्ट हो जाने पर आत्मनिर्भर गांवों के अस्तित्व का आर्थिक आधार कमजोर हो गया। गांव का समुदाय स्वामित्व साथी चयित कई कारणों से कमजोर हुआ। पहला, जमीन पर अपने परंपरागत अधिकार से गांव वंचित हो गए। दूसरा, वन भूमि व चारागाह के निःशुल्क उपभोग का अधिकार समाप्त। तीसरा, निजी संपत्ति व बाजार अर्थव्यवस्था से परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चोट, जजमानी व्यवस्था कमजोर। चौथा, नई शासन प्रणाली में ग्राम एक प्रशासकीय इकाई मात्र रह गई। पांचवा, राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण से भी ग्रामीण स्वतंत्रता पर चोट। छठवां, नई न्याय व्यवस्था से ग्राम पंचायत महत्वहीन गांव पर नियंत्रणकारी प्रभाव कम हो गया। आत्मनिर्भर गांवों का विनाश ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील कार्य था, लेकिन गांव के सामुदायिक जीवन, मानवीय संबंध एवं आपातकालीन पारस्परिक सुरक्षा की भावना का विनाश दुखद एवं करुणानिक था। प्रगतिशील तत्व आधुनिक पूंजीवाद में आत्मनिर्भर गांवों के पाथर्व को समाप्त कर उसकी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग बनाया। अवगमन के साधनों के विकास ने सामाजिक विनिमय को बढ़ाकर गांवों के भौतिक सामाजिक संस्कृति अलगाव को समाप्त किया। स्वायत्त गांव देश को एकीकरण में बाध्य थे।